टीएमसी का कार्यकर्ता टोलाबाजी करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कौन सा प्रमाण मांग रहे हो आप? साल 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दी है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने एक प्रोग्राम में अपनी तकरीर के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी ओबीसी में मुसलमानों को जगह दे रही हैं और हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर करार देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल का हालात देखकर 14 अगस्त 1947 के बंटवारे के हालात याद आती है। उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे आज जो ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल का बना रखा है। पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रही है। विमेंस क्राइम में 74% पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। बंगाल में जंगल राज परवान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आजाद देश में पश्चिम बंगाल का ये बुरा हाल देखकर निहायत ही अफसोस हो रहा है। आज सुबह सवेरे उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर का भी दौरा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे याद है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से ममता की सरकार का तांडव हम सब लोगों ने देखा था, जिस तरीके से प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ था, मैं इसके दूसरे दिन ही आप लोगों के बीच में था। और इस बार भी जो 2023 में पंचायत का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि वही घटनाएं फिर से दोहराई गई और मेरे को दोनों समय उस 14 अगस्त की याद आ गई जो विभाजन के समय में कलकत्ता और बंगाल की धरती ने देखा था। वैसा ही तांडव 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस अब से 2 दिन बाद आने वाला। सन 47 में आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक मिशन हत्या के साथ मौत के घाट उतारने वाला, मिशन हत्या के साथ समाज को बांटने वाला जो हमने विभाजन देखा था, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत में ममता जी आपकी सरकार में ऐसा ही तांडव हमको फिर से देखने को मिला है। ये शर्मनाक बात है, ये शर्म करने वाली बात है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है वो डरावनी सच्चाई, वो लड़ाई जो प्रजातांत्रिक तरीके से हमने लड़ने का तय किया। ये जो डरावनी सच्चाई है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। 18 करोड़ की पार्टी और उनके परिवार आपके साथ खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ करके जीतेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से जीत हासिल करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने यहां 3 कमेटियां भेजी, वो गांव-गांव गए, घर-घर गए। एक कमेटी रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में हुई जिसमें पार्लियामेंट के हमारे सदस्य आए थे। एक कमेटी विनोद सोनकर जो सांसद है उनके नेतृत्व में हुई थी और एक महिलाओं के अत्याचार को जानने के लिए एक महिलाओं का डेलीगेशन सांसद और हमारी उपाध्यक्षा सरोज पांडे के नेतृत्व में आई थी। इन तीनों ने मुझे विस्तृत रिपोर्ट दी है, सारी जानकारियां दी हैं और मैंने ये रिपोर्ट भारत के गृह मंत्री जी को दी है और दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी जानकारियां पूरी लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। We will fight democratically, but we will lead to the conclusive end and see how democracy is framed in Bengal. That we have to understand. मित्रों, मेरा तो बंगाल से खास रिश्ता है।
हम सब लोग जानते हैं, बड़े फक्र के साथ कहते रहे हैं, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है, आगे सोचता है। कला में, संस्कृति में, भाषा में, लिटरेचर में बंगाल ने अपने आप को आगे बढ़ाया। आजादी की लड़ाई में भी अपना पूरा योगदान किया। यहां से हमको धार्मिक नेता मिले जिन्होंने देश को दिशा दी। यहां से हमको सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला नेतृत्व बंगाल से मिला। यहां से कला जगत को दिशा देने वाला नेतृत्व बंगाल से मिला। यहां भाषा और संस्कृति को एक रूप देने वाला भारत माता को अगर मिला तो यह बंगाल से मिला, ये बंगाल की खातिर थी। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज बंगाल एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है, प्रजातंत्र को हर तरीके से धक्का दिखाया जा रहा है, मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो रही है। टीएमसी के गुंडे जो कार्यकर्ता कहने शर्मनाक बात होगी, ये लोग जो समाज में हर तरीके की दरिंदगी फैलाते हैं, आज इनका तांडव बोल रहा है। हर तरीके के कुरीतियों से व्याप्त ये तृणमूल कांग्रेस, हम सब लोग जानते हैं, टीएमसी किस तरीके से बंगाल को लीड कर रही है। प्रजातंत्र के कोई भी आयाम बचे नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ जंगल राज। ये जंगल राज हो गया। अभी आपने पंचायती चुनाव में देखा, पहले तो हमारे कैंडिडेट खड़े ना हो इसकी चिंता की गई। बोलिए की गई कि नहीं की गई? आप लोगों को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से रोका गया कि नहीं रोका गया? गुंडागर्दी हुई कि नहीं हुई? पुलिस मूक दर्शक रही कि नहीं रही? जब आपने पूरी ताकत से, हिम्मत से नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, तो बताइए आपको प्रचार से रोका गया कि नहीं रोका गया? बताइए आपको धमकाया गया कि नहीं धमकाया गया? बताइए जब आप कंप्लेंट करने गए तो पुलिस मूक दर्शक रही कि नहीं रही? उल्टे पुलिस ने आपको धमका दिया। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? बताओ मेरे को, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? उसके बावजूद आप चुनाव लड़े। चुनाव के बाद जब काउंटिंग का समय आया, बताइए आपके एजेंटों को बाहर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? काउंटिंग एजेंट ने एक तरफा फैसला करने का तय किया कि नहीं किया? उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया था कि कमल को खिलाना है, इसलिए आप जीत करके आए। आपको लाख लाख बधाई। यहां बोलने पर रोक है, वायलेंस है, एक्सप्रेशन के लिए रोका जा रहा है, एनआरसी है, जंगल राज है, कोई पूछने वाला नहीं। और ममता दीदी दुनिया भर में डेमोक्रेसी की चैंपियन बनकर घूमती है और बंगाल का ये हाल कर रखा। ममता दीदी दूसरे प्रदेशों पर कमेंट करती है और बंगाल का ये हाल कर रखा है। बताइए बंगाल में जंगल राज है कि नहीं है? बताइए बंगाल में पुलिस सरकार से मिल करके आम सामान्य मानवी को तंग कर रही है कि नहीं कर रही है? बताइए कानून व्यवस्था का नाम ठप है कि नहीं है? ये परिस्थिति आज आकर के खड़ी की है। और जब हम कहते हैं वी द पीपल, हम संविधान से बंधे हुए हैं, हम संकल्प से बंधे हुए हैं, हम उस प्रण से बंधे हुए हैं और ये हमारी बिलीफ है जिसको हम आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन जहां भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है,
जहां भारत में बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो जाना जाता है, आज उस बंगाल का ममता दीदी आपने क्या हाल कर दिया। आप सोचिए, आप जानिए, आप समझिए। लेकिन ये तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मोदी जी पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, तो यहां ममता जी बंगाल को पीछे धक्का देने में लगी हुई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, भारत की गरीबी 22% से घट के 10% से कम हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, 13 करोड़ 50 लाख 13.5 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? आप बताइए, भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहा है। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, सारी दुनिया को कोरोना की चपेट में लिया, सारी दुनिया को यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का दंश झेलना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मजबूती से खड़ा है तो भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी ताकत से लगे हुए। आज 11वें नंबर से 10वें नंबर से भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर खड़ी है। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में इसको तीसरे नंबर पर भारत को खड़ा करेंगे। ये भी हमने नहीं कहा। आज इस्पात के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। आज ऑटोमोबाइल के मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। और हमने किसको पछाड़ा है? जापान को पछाड़ा है। और हम आज तीसरे नंबर पर खड़े हैं। आप लोगों ने जो आज मोबाइल अपने हाथ में लिया है, 2014 में ये मोबाइल चाइना से बनकर के आया था। और आज ये मोबाइल आपके हाथ में जो है वो भारत में बना हुआ है। ये भी याद रखना चाहिए। 92% मोबाइल बाहर से बन के आता था, आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए pro people, pro poor, pro responsible अगर सरकार दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। और प्रजातंत्र को मारने का काम किया है तो वो ममता दीदी आपने किया है। अगर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है तो आपने किया है। ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, जितना ममता जी आप हमको दबाओगे, हम उतने ही उछल करके ऊपर बढ़ेंगे और आगे आएंगे। ये भी याद रख लेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। हम लोग इस विधानसभा से पिछली विधानसभा में 3 विधायक थे और इस विधानसभा में आप लोगों ने 77 विधानसभा के सदस्यों को जिता करके भेजा है। आपने पिछले लोकसभा में हमें 18 सीटें दी थी। इस बार 2024 में आपके आशीर्वाद और तप और मेहनत से हम 35 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। ये हमको याद रखना चाहिए। हमारा 13% का वोट 23% पहुंचा और विधानसभा में 38% पहुंचा और लोकसभा में 40% पहुंचा। आगे आगे देखो होता है क्या, बंगाल की जनता यहां भी कमाल करेगी। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो एक समय में हम लोगों ने 5000 सीटें जीती थी। आज हम 10,000 सीटों से ऊपर हैं। आपने बड़ी कोशिश की दूसरे पार्टियों को खड़ी करने की, अपनी बी टीम को बड़ी कोशिश की।
आज हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, आने वाले समय में हम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी होंगे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारी ताकत है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारी ताकत मेरे सामने बैठी है हमारे कार्यकर्ता, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने को तैयार है। मित्रों, लेकिन मुझे दुख होता है कि वोट की राजनीति के चलते अभी 9 तारीख को क्विट इंडिया मूवमेंट को याद किया जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया किया। मोदी जी ने नारा दिया है और देश से आह्वान किया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। और इसको हमको गहराई से समझना होगा। ये भ्रष्टाचार घुन की तरह भारत को खा रही थी। आज मोदी जी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। लेकिन बंगाल को अभी भी भ्रष्टाचार घुन की तरह खा रहा है। इससे हमको निजात दिलानी पड़ेगी। वंशवाद, ममता दीदी और भाईपो, पीसी और भाईपो, वंशवाद, बाकी सब झंडा झुलाओ, टोलाबाजी करो, जनता को दुखी दो करो और मौज मनाओ। ये धंधा चल गया। अपीजमेंट, तुष्टीकरण। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा वोट बैंक पॉलिटिक्स की। यूपीए की सरकार ने, ममता जी की सरकार ने बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गलत तरीके से 2011 में 37 जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डालने का प्रयास किया और हिंदू जातियां सिर्फ 2 थी जिसको डाला गया। और ये रिपोर्ट ओबीसी कमीशन ने दी है। और अभी 59 ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जिसको वो ओबीसी में डालना चाहती हैं, और हिंदू जाति के किसी को भी ओबीसी में नहीं डालना चाहती। आप बताइए, ऐसी तुष्टीकरण चलना है क्या? ऐसी तुष्टीकरण चलना है क्या? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है क्या? ये समाज को बांटना है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास लेकर के आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? लेकिन इस तरीके की राजनीति करने का काम ममता दीदी आपने किया है, वो हम सब लोगों के सामने है, वो भी हमको ध्यान में आता है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आप कहते हैं कि अभी अभी आज कोलाघाट में प्रधानमंत्री जी जिला परिषद के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, और जब वो जुड़े थे तो उन्होंने बंगाल की तस्वीर हम सबके सामने रखी, और बंगाल की तस्वीर जो वास्तविक तस्वीर है, जो आप लोग दंश झेल रहे हैं, वो जब उन्होंने रखी तो दीदी गुस्सा आ गई, और गुस्से में आकर के क्या कहा कि इसका सबूत दिखा दो, इसका सबूत दिखा दो। क्या सबूत है? व्हाट इज द एविडेंस? अंग्रेजी में उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री जी से पूछा, व्हाट इज द एविडेंस? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ चुनाव में हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी? बोले हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, महिलाओं का बल से बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, परिवारों को पर आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हमारे लोग विस्थापित हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, हमारे लोग कैंप में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? क्या एविडेंस आप मांगते हो? किस चीज का तो एविडेंस मांगते हो? आप बताओ कि अखबारों ने और टीवी ने रिपोर्ट किया कि नहीं किया? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 2021 के चुनाव में जो असेंबली का चुनाव था, चुनाव के नतीजे निकलते ही जो घटनाएं घटी उनकी संख्या थी 12,000। मैं बता रहा हूं 12,000। क्या एविडेंस मांगती है ममता जी? आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो लोग विस्थापित हुए और अपने घरों को छोड़ करके गए, उनकी संख्या थी 80,000, 80,000। आपको शायद याद नहीं होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस 123 थे, महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस 123 थे, और आपको शायद याद नहीं होगा कि टोटल मर्डर जो हुए थे उनकी संख्या 60 थी। अब मैं 2023 की सुनाता हूं।
जो किलिंग हुई है वो 56 किलिंग हुई है 2023 में, 56। तो मेरे को करेक्ट कर देना, 56 से ज्यादा, 56 से ज्यादा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ममता जी को नहीं मालूम, वो होम मिनिस्टर है। आपको मालूम है, उनको नहीं मालूम। क्या सरकार चला रहे? मोर देन 56। और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है, जो हमारी बहन और भाई आकर के आपको बताए, उनकी संख्या है 3452, 3452। और बूथ कैप्चरिंग जो हुई है उसकी संख्या है 21,069। और जो इस बार लोग अपने घरों को छोड़ करके आए हैं उनकी संख्या 1000 के आसपास है। और उसी तरीके से जो महिलाओं पर आक्रमण हुआ है रिलीफ कैंप में, उनकी संख्या 3000 है। और ये जो पंचायत के चुनाव हैं, ये सारी जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत इस पर काम हो रहा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। आप बताइए, बंगाल में टीएमसी का कार्यकर्ता टोलाबाजी करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? तो कौन सा प्रमाण मांग रहे हो आप? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि अम्फान के राहत कार्य में, अनाज में और राहत कार्यों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको बांग्लार बाड़ी बना दिया, उसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, कोल का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? अभिषेक बाबू भाईपो पर केस है कि नहीं है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा? बालू बेचा है कि नहीं बेचा है? आप बताइए, कौन कौन से आइटम में घोटाला हुआ है? सारे आप गिना रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हर बात में घोटाला हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये घोटाले पे घोटाला, एक से एक घोटाला, लेकिन ये बोलेंगे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप बताइए, शारदा में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, हाईकोर्ट का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, रोज वैली का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, पार्थो जी प्रेसिडेंसी जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, माणिक बंदोपाध्याय जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, अनुभूतो मंडल तिहाड़ जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, अनुभूतो मंडल की बेटी तिहाड़ जेल में है कि नहीं है? इनकी अगली कैबिनेट की मीटिंग भी जेल में ही होगी। और ममता दीदी बोलती है, प्रमाण लाओ, प्रमाण, एविडेंस। कौन सा एविडेंस चाहिए? इतने लोग तो जेल में हर तरीके के भ्रष्टाचार करने के बाद। बोलो, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, जॉब फॉर कैश स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? कोर्ट स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? काओ स्मगलिंग हुआ कि नहीं हुआ? गाय का तस्करी हुई कि नहीं हुई? स्मगलिंग हुई कि नहीं हुई? और आप बताइए कि व्यक्तियों का एक्सटॉर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे सरकार, कैसा? और बोलते हैं एविडेंस लाओ। आप बताइए, ग्रामीण सड़क योजना में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा बच गया जिसका घोटाला नहीं हुआ? वो हम जानना चाहते हैं, वो हम समझना चाहते हैं। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दुख के साथ। ममता दीदी महिला, आपको करुणा नहीं आती, आपको दया नहीं आती। जिस तरीके से आप होम मिनिस्टर होकर के आज यहां पर तांडव नृत्य हो रहा है, मिशन हत्याएं हो रही है, और आप एविडेंस मांग रही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी का जो 2021 का रिपोर्ट है, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन 74.6% है, तो वो बंगाल में है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें एसिड अटैक में, उसमें भी बंगाल सबसे आगे है।
और अगर हम कहें हीनियस क्राइम में भी अगर हॉटस्पॉट है तो वह भी बंगाल है। और सबसे दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिलाओं की ट्रैफिकिंग भी सबसे ज्यादा हो रही है तो बंगाल से हो रही है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मित्रों, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं ममता जी से बताना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही बंगाल की आवाज बनेगी कल, और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। तुम्हारे में जितना दम लगा दो, जितना दमन करना है कर लो, जोर है जितना तुम्हारे बाजुओं में, हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल की आवाम की, बंगाल की माताओं का आशीर्वाद लेकर के, बंगाल के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, बंगाल के नौजवानों का साथ लेकर के प्रजातांत्रिक तरीके से तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बोलिए।